जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विज कंसेप्ट में। हम अपने सैर सपाटा के सीरीज में हमने देखा सिंधु नदी जल तंत्र को, गंगा नदी जल तंत्र को, और आज हम ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र को देखेंगे और चलेंगे उसकी सैर पर। देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं और नदी कहाँ कहाँ अपने नाम बदलती है। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र बड़ी ही मायावी नदी है और बड़ी ही बहुरूपियों की तरह अपने नाम बार बार बदलती है। और आज इसी पूरा हम जब जान लेंगे ब्रह्मपुत्र को, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे नदियां कब अपना नाम बदलती हैं। तो चलिए आइए चलते हैं सैर पर ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमयुंग तुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। यहाँ से निकलते हुए नामचा बरवा, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ये एक अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल हिमालय की एक चोटी है, नामचा बरवा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे मुड़ जाती है और यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि भारत में। यांग याप दर्रे से चलते हैं आगे। अब नदी अरुणाचल प्रदेश में, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसे शिहांग भी कहते हैं। दिहांग। चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहले इसकी सहायक नदी आकर मिलती है दिबांग। दिबांग ये भी तिब्बत से आती है। और एक और दूसरी सहायक नदी है, यहाँ पर एक दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और ये बिल्कुल चीन की सीमा पर है, यानी भारत और चीन की सीमा पर। ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो कि चीन की सीमा पर बनेगा नदियों के मामले में। अब इसकी एक और सहायक नदी लोहित। लोहित लोहित को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसकी रेत है वो लाल रंग की है, इसकी वजह से इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी के पास ही एक कुंड है जिसे हम परशुराम कुंड के नाम से जानते हैं। और पौराणिक कथाओं में ऐसा विदित है कि
जो परशुराम थे उन्हें अपनी माता को यानी कि अपनी माँ को की हत्या करने का पाप लग गया था। माँ तो जीवित हो गई जिसका उन्होंने अपने पिताजी से दोबारा वरदान मांगा कि मेरी माँ को जीवित कर दीजिए, और उन्हें ऐसा याद भी ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। लेकिन कहते हैं कि वो जिस फरसे से उन्होंने अपनी माँ का गला काटा था वो उनके हाथ से चिपक कर रह गया। तब उनके पिता के आदेश पर कि वो जाएं, पूरे भारत का भ्रमण करें, सभी पवित्र कुंडों नदियों में स्नान करें, और ऐसा कोई ना कोई स्थान जरूर होगा जहाँ ये फरसा उनसे अलग हो जाएगा। और कहते हैं कि लोहित के पास जो परशुराम कुंड था वहीं पर उनका फरसा उनसे अलग हो गया, जिसकी वजह से उसे परशुराम कुंड के नाम से जानते हैं। लोहित नदी पर एक पुल है जिसे भूपेन हजारिका पुल के भी नाम से जानते हैं। भूपेन हजारिका असम के प्रसिद्ध गायक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित है। उन्हीं के सम्मान पर इस पुल का नाम भूपेन हजारिका रखा गया, जिसे पहले, अब आगे चलते हैं। लोहित, ये अरुणाचल और असम में, इस ये पुल अरुणाचल और असम को जोड़ता है। डोला और सादिया के नाम से इसे पहले जाना जाता था। अभी यहाँ पर एक स्थान है, मतलब कि दिबांग और लोहित, पासी घाट इसे कहते हैं। पासी एक जनजाति है जिसके नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है। यहाँ पर दिबांग और लोहित आकर के किससे मिलती हैं? दिहांग से। अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं है। चलते हैं आगे। यहीं पर स्थान है सदिया। सदिया, और यहीं से, मतलब जब दिबांग लोहित और दिहांग आकर मिलती हैं तो सदिया से इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब हम इसे ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं। चलते हैं आगे। सदिया से आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी एक पुल है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ को जोड़ता है धीमाजी से। यहीं पर एक नदी आकर मिलती है, सहायक नदी। सुबनसिरी। सुबनसिरी, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सुबनसिरी के पास एक स्थान है लखीमपुर। लखीमपुर, लखीमपुर नहीं। और यहीं पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है
वो 2 धाराओं में बँट जाती है। मतलब एक ऐसे 2 धाराओं में बँटती है, फिर जाकर स्वयं फिर आपस में मिल जाती है और यहीं पर मांजुली द्वीप स्थित है। माजुली। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप का विस्तार पहले बहुत था, लेकिन अब पर्यावरणीय स्थिति के कारण ये दिन पे दिन सिकुड़ता जा रहा है। माजुली द्वीप ऐसा द्वीप है जिसे असम राज्य ने एक जिला घोषित कर दिया है और यहाँ की संस्कृति पूरी तरह से आप ये कहेंगे तो हिंदू धर्म की है। यहाँ वैष्णव संप्रदाय को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्भर है। कृषि और छोटे-छोटे बाँस के काम, हस्तकला शिल्प और मिट्टी के मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी के मुखौटे यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की एक तरीके से आप कहें तो लाइफ़लाइन है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा मानसून आने वाले जब भी मानसून आता है, तो ये नदी मांजुली द्वीप पर कहर बन करके टूटती है, जिससे दिन पे दिन वहाँ की जो ज़मीन है वो सिकुड़ती जा रही है। चलते हैं आगे। माजुली द्वीप के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और यहाँ इसकी दूसरी सहायक नदी धनसिरी धनसिरी आकर मिलती है। फिर यहाँ भी एक नदी है, अगली सहायक नदी कामेंग। कामेंग नदी। कामेंग नदी के तट पर एक स्थान है तेजपुर। तेजपुर ये ब्रह्मपुत्र के तट पर है, कामेंग जहाँ पर मिलती है। तेजपुर तेजपुर को पहले अ, तेजपुर हमारे इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे पहले सोनितपुर के नाम से जाना जाता था, सोनित नगरी। कहते हैं कि ये बाणासुर बाणासुर का जो महल था, का जो राज्य था, वो यहीं पर स्थित था। और एक समय में बाणासुर की पुत्री जिसका नाम उषा, उन्होंने स्वप्न के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के परिवार के उनके पौत्र से एक तरीके से प्रेम कर लिया और वो भी अपने स्वप्न के आधार पर। फिर उनकी सबसे निकटतम सहेली चित्रलेखा ने उनके स्वप्न के आधार पर चित्र बनाया और वो भगवान कृष्ण के पौत्र को का अपहरण करके वो ले आई। इसके बाद भगवान कृष्ण को जब ऐसा पता चला द्वारिकाधीश को कि हमारा पुत्र वहाँ बंदी बना हुआ है, तो वो आए और उन्होंने इसी बीच बाणासुर के और भगवान श्री कृष्ण के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसके कारण यहाँ इतना अधिक रक्तपात हो गया कि इस स्थान का नाम तेजपुर हो गया। तेजपुर का मतलब होता है रक्त और रक्त यानी कि लौह, इसीलिए इस स्थान का नाम तेजपुर हो गया। इसके बाद मध्यकाल में ये स्थान मुगलों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने लगातार अहोम साम्राज्य से इसे पाने का अथक प्रयास किया। इसके बाद ब्रिटिश काल में इसे एक तरीके से छावनी
नगरी बना दी गई, वाणिज्यिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और चाय के व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तेजपुर आज भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चाय का बाजार है। यहीं पर पखुई या पक्के नेशनल पार्क भी स्थित है। चलते हैं आगे कि अगली सहायक नदी की तरफ। अब इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ से सहायक नदी आकर मिलती है मानस। मानस के तट पर मानस नेशनल पार्क है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भूटान, ये नदी भूटान से आती है। भूटान में भी जो इस नदी के किनारे का तट है उसे भी मानस नेशनल पार्क ही कहा जाता है। तो दोनों देशों में इस स्थान का संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद इसकी अगली सहायक नदी है इधर से, इसके पहले एक नदी थी कोपिली। कोपिली, कामेंग फिर कोपिली। इसके तट पर, कोपिली के नदी के तट पर एक जड़ी बूटी या फिर एक ऐसा पौधा जो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोपिली कैरिसा उसका नाम है। उसकी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से वो पाया जाता है, लेकिन कोपिली नदी के तट पर लगातार खनन के कारण, कोयले के खनन के कारण ये नदी तट अम्लीय होता जा रहा है, जिसकी वजह से उस जड़ी बूटी को लगातार हानि पहुंच रही है। और उसका प्रयोग कैसे होता है, मतलब कि जितने भी आपकी वायरल फीवर टाइप की जितनी भी बीमारियां होंगी उसका वो एक तरीके से औषधि इलाज उससे होता है। और हमारे यहाँ चिकित्सा में उसका बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। उसकी पत्तियों को रेशम के कीड़ों को चारे के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस नदी के प्रदूषित होने के कारण ये जड़ी बूटी अभी खतरे में है। चलते हैं आगे। यहीं पर मैंने बताया मानस, मानस के पास है मानस नेशनल पार्क। अब इसकी अगली सहायक नदी संकोश। कोपिली के तट पर यहाँ ब्रह्मपुत्र के पास एक स्थान है गुवाहाटी। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान। गुवाहाटी अहोम साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था और मुगलों में अ, अकबर ने लगातार इसे अपना मतलब इसे पाने के लिए लगातार युद्ध भी किए। गुवाहाटी में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या यहाँ की नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव देवी सती के शव को लेके घूम रहे थे तब उनका यहाँ पर गर्भ इस स्थान पर गिरा था, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी का जन्म हुआ। और ये एक ही बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ हर लगभग जून के महीने में ऐसी मान्यता है कि 2 से 3 दिनों के लिए देवी मासिक धर्म से गुजरती है, जिसकी वजह यहाँ बहुत ही बड़ा मेला, अम्बुराची का मेला यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अम्बुबाची ऐसा एक ऐसा मेला है जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ पर तंत्र मंत्र हर तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। एक समय में असम को ही पूरा कामरूप कहा जाता था और ज्योतिष
ज्योतिष विद्या का ये केंद्र भी रहा है इसकी वजह से। और आज गुवाहाटी भारत के सबसे मतलब जिन शहरों का लगातार विकास हो रहा है उन शहरों में गुवाहाटी का भी नाम है। इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। मतलब अगर आप पूर्वोत्तर में घूमने आए तो गुवाहाटी आपके लिए एक द्वार के तरीके से कार्य करता है। और ये यहाँ की चाय, सुपारी, इन सभी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बाजार है। गुवाहाटी का अर्थ होता है सुपारी का बाजार, इसलिए भी इसका नाम गुवाहाटी रखा गया। चलते हैं आगे। संकोश। संकोश को गदाधर भी कहते हैं। संकोश नदी यहाँ स्थित है। धुबरी। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ब्रह्मपुत्र सदिया, सदिया से ब्रह्मपुत्र नाम जाना जाता है। और धुबरी तक नेशनल वाटर पार्क नंबर 2, ये इसके नाम से भी इस पूरे के पूरे वाटरवे को जाना जाता है। एक तरीके से ये नदी जलमार्ग संख्या 2 के रूप में इसे प्रसिद्धि प्राप्त है, धुबरी। चलते हैं आगे। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है, तिस्ता। तिस्ता नदी, तिस्ता सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश को जाती है। तिस्ता नदी, बांग्लादेश से हमारे लगातार तिस्ता नदी पर बातचीत चल रही है। ये एक तरीके का मतलब ऐसा मुद्दा है जिस पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी भारत और बांग्लादेश में हो जाती है। जब भारत का विभाजन हुआ था उसी समय रेडक्लिफ ने एक आयोग का गठन किया। रेडक्लिफ के नाम से ही मतलब उन्होंने ही सीमा, भारत की सीमा का निर्धारण किया था, भारत पाकिस्तान की। ऐसी मान्यता क्या, ऐसा सच में भी है कि अंग्रेजों को भारत के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो एक तरीके से कमरे में बैठकर निर्णय लिया करते थे। तो रेडक्लिफ ने उस वक्त, उनके सामने ये बात आई कि उस वक्त की मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें तिस्ता नदी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग चाहिए। और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, यहाँ पर एक स्थान है, जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को पाकिस्तान में दे दिया जाए, ऐसी मुस्लिम लीग की मांग थी। लेकिन हिंदू महासभा और कांग्रेस ने इस बात पर बिल्कुल भी सहमति नहीं जताई, जिसकी वजह से आज दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी भारत का हिस्सा है। और आने वाले समय में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो फिर ये तिस्ता का मुद्दा फिर से उठाया गया। उसके बाद एक समझौता हुआ, तिस्ता नदी जल समझौता, जिसके तहत ऐसी बात कही गई कि लगभग 39% भाग जो नदी का होगा वो भारत को दिया जाएगा और यही कोई 33 या 34% भाग बांग्लादेश को दिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पे लगातार बांग्लादेश की ये कोशिश है, क्योंकि आप देखिए कि तिस्ता नदी बांग्लादेश की एक तरीके से जीवन रेखा है और भारत में पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग का भी लगभग 8 से 9 जिले इसी पर निर्भर है पूरी तरीके से। तो बांग्लादेश की ये ऐसी मांग है कि हमें 50-50% कर लेना चाहिए। तो इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। देखिए आने वाले समय में ये भी मसला एक तरीके से सुलझ जाएगा और सुलझाना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने तिस्ता नदी
का जो क्षेत्र है उसके संरक्षण के लिए और उसके रख-रखाव के लिए, प्रबंधन के लिए चीन से बड़ी मात्रा में धन की माँग की है और चीन ने अगर वो धन आवंटित कर दिया, तो भारत के लिए थोड़ी ये चिंताजनक की बात हो जाएगी। चलते हैं आगे। जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक समय ब्रिटिश काल में यहाँ सन्यासी विद्रोह यहीं से उभरा था। ऐसा उस समय बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और जिसका कारण अंग्रेजों की भू राजस्व नीति थी। उनकी खराब भू राजस्व नीति की वजह से बंगाल में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ गया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि ये अकाल का कारण हमारी नीति नहीं थी, बल्कि यहाँ के सन्यासी थे। अर्थात मतलब कि जो ब्रिटिश थे ना, वो चीज़ों को खाली इस्तेमाल करते थे और कभी उनका विकास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी थे और व्यापारी हमेशा मुनाफे की बात सोचता है, और वो भी विदेशी व्यापारी। तो वो हमेशा ब्रिटेन के बारे में सोचा करते थे। इसीलिए उन्होंने बंगाल का, जलपाईगुड़ी का या इस क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं किया। और उन्होंने सारा इल्ज़ाम वहाँ के नागा और जितने भी पहाड़ी सन्यासी थे उन पर लगा दिया। मतलब वहाँ के जो सन्यासी थे वो घुमंतू टाइप के थे। वो घूमते फिरते जाते, उनके पास कोई घर-बार तो था नहीं। तो वहाँ के किसान, बंगाल के किसान उनकी मदद किया करते थे। और जब अकाल पड़ा तो उन्होंने सारा नाम सन्यासियों पर लगा दिया, जिसकी वजह से सन्यासियों ने वहाँ विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ सन्यासी विद्रोह उभरा जलपाईगुड़ी में। चलते हैं आगे। तिस्ता नदी यहाँ बांग्लादेश का रंगपुर भी स्थित है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है और अब अपना नाम भी बदल रही है। क्या नाम है इसका? बांग्लादेश में ये यमुना के नाम से जानी जाती है। हमने आपको यहाँ लिख देते हैं जमुना। यमुना। हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो बार बार अपने नाम बदलती है। कब बदला? जब पहले चीन से यानी कि तिब्बत से भारत में आई, कांगपो नाम हुआ। मतलब कि जब उसने देश बदला, और यही आपने देखा यहाँ जमुना बदल रही है। और वो भी कब? जब एक बड़ी नदी तिस्ता इसमें आकर मिली है। जब दो बड़ी नदियां आकर मिल जाती हैं तो नदी को अपना नाम बदलना पड़ता है। और ऊपर से यहाँ पर दो दो कंडीशन दिख रही है आपको। पहली कि तिस्ता नदी आकर मिल रही है जो कि एक बहुत बड़ी नदी है, और जमुना और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलन से एक नई नदी का जन्म होता है, जमुना। इसी का नाम आगे जमुना पड़ता है। चलते हैं आगे। जमुना के बाद यहाँ से मैंने आपको बताया था, जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे, उसकी एक धारा हुगली के रूप में चली गई थी और दूसरी पद्मा के रूप में। हमने आपको फिर यहाँ बताया नदियां नाम बदलती हैं। पद्मा, जब उसकी दो धाराएं बनी तो गंगा बन गई पद्मा। और कब बनी? जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा। पद्मा। थोड़ी दूर तक नदी पद्मा नाम से ही प्रवाहित होती है, तुरंत अपना नाम नहीं बदलती। इसके बाद यहाँ से मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, बराक।
एक नदी निकलती है बराक, बराकर नहीं, बराक। बराकर कौन सी नदी थी जो मैंने आपको बताया? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख कर दीजिए कि बराकर किसकी सहायक नदी है। चलिए, बराक, ये मणिपुर की पहाड़ियों से बराक के नाम से निकलती है और फिर स्वयं ही दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। सुरमा और कुशियारा। कुशियारा, ये बराक ही है जो आगे चल के दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, फिर से आगे जुड़ जाती है और फिर एक नई नदी मेघना के नाम से, मेघना के नाम से आकर ब्रह्मपुत्र में नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, पद्मा, ठीक है, पद्मा में आके मिल जाती है। और ये स्थान है चांदपुर, चांदपुर के पास। अब आपने देखा पद्मा थोड़ी दूर तक पद्मा के नाम से चली, फिर इधर से मेघना आकर के इसमें मिल गई। इसके बाद मेघना, यानी अब इस नदी का नाम क्या हो गया? मेघना। अब ये मेघना के नाम से जानी जाने लगी। नाम पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है। यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन के बारे में बताऊं तो सुंदरवन बहुत ही जलीय इलाका है। यहाँ पर सुंदरी के वन पाए जाते हैं जिसके कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। यहाँ ये स्थान यूनेस्को की धरोहर है। ये हमारी विश्व धरोहर की साइट पर हमारे सुंदरवन का नाम भी अंकित है, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों की सहयोगिता है। यहाँ पर बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे जीव जंतुओं का, या मैं ऐसा कहूँ कि बहुत सारे विलुप्त होते प्राणियों का ये घर है। गंगा डॉल्फिन भी यहाँ पाई जाती है। और जब हम नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देखेंगे तो हम सुंदरवन को बहुत ही विस्तार से भी जानेंगे। सुंदरवन के साथ एक समस्या और भी बढ़ती आ रही है कि लगातार ये स्थान चक्रवातों का सामना कर रहा है। चक्रवात आते हैं और ये सुंदरवन लगातार दिन पे दिन क्षीण होता जा रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका पूरा जीवन, पूरी उनकी अर्थव्यवस्था इसी वन पर निर्भर है। यहाँ वो मछलियाँ पकड़ते हैं, नाव बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, ये उनका काम है। और इसके पानी का जलस्तर भी ऊपर होता जा रहा है और थोड़ा प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की एक खास समस्या सामने आई। वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके अंदर लगातार गर्भपात की एक तरीके से समस्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो घंटों वहाँ पर कमर तक पानी में रहती हैं, मछलियाँ पकड़ती हैं, और जिसकी वजह से उनका जीवन भी लगातार खतरनाक होता जा रहा है। तो हमने देखा ब्रह्मपुत्र को, और मैंने आपको ये भी बताया कि नदी अपना नाम कब बदलती है। जब नदी दो छोटी छोटी धाराएं, मैंने आपको बताया था गंगा नदी के समय कि कैसे छोटी छोटी धाराएं, यानी कि अलकनंदा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में पूरा लिख कर भेजिए
इसके नाम गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनती है। ऐसे ही हमने देखा कि फिर उसका नाम गंगा नदी हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा कि गंगा कि ब्रह्मपुत्र ने कितनी बार अपना नाम बदला और आपके सवाल भी यहीं से पूछे जाते हैं। फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना, मेघना के नाम से ये डेल्टा में यानी कि सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तो आज हमारा हिमालय की नदियाँ समाप्त होता है। अब हम अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे अगली सैर सपाटा की सीरीज़ में, जब हम प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। हमने हिमालय की नदियों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र देखा और अगर आपने पिछले की क्लासेस नहीं करी हैं, सिंधु को नहीं देखा, गंगा को नहीं देखा, तो आप जाइए हमारे चैनल पर और उन क्लासेस को कर लीजिए, जिससे आपको लिंक करने में थोड़ी आसानी होगी और इन नदियों को आप लगातार प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा एनिमेशन के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। थोड़ा-सा अभ्यास कीजिए और ये आपको दिमाग में 1-2 बार अभ्यास के बाद ये चीज़ें याद भी हो जाएँगी। तो हम अपने अगली सीरीज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।